कैसे हैं आप सर? पूरा कार्ड लेके बैठी भाई, ये तो गुड हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हो? हम लोग मस्त, आप बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है आपके? मजे आ रहे हैं बच्चों जीवन के? बैठा हूँ सर। अरे भैया, अरे कल तो सांस ऊपर नीचे हो गई भाई, मैं बोला रिकॉर्ड बनेगा इस बार लगता है। हेलो जी, हेलो, राम राम जी, राम राम, गुड इवनिंग जमीर। अभी अभी नोटिफिकेशन आई क्लास की, चलो सही टाइम। अरे कल तो मैच में सांस ऊपर नीचे हो गई भाई। खुश रहो भाटिया जी, खुश रहो, आशीर्वाद है। क्या कह रहे हैं? लड़कियां पेड़ों में पहनती हैं पायल, पेड़ों में, पैरों में नलायक, दुनिया है बाबा जी की खूबसूरती की कायल, नलायक, ये अलग नहीं मानता भाई। राम राम जी, राम। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्या बोल रहे हैं नीरज भाई? Only- सही है, फिर 3 घंटे पढ़ोगे, 3 से 4 घंटे अलग से, 12 घंटे, 8 घंटे की क्लास, 4 घंटे की सब स्टडी। माउंटेन से ड्यू हट चुका है, अच्छा। हाँ यार, ये भी ठीक है। बाबा सिलेबस 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, रॉकेट साइंस थोड़ी दादाजी। 15 बोला है, मेरा टारगेट है कि सैटरडे वगैरह भी हम देख लेंगे, होली से पहले कंप्लीट करा दूं आपका, तो सही रहेगा। ठीक है, अगर कोई स्पेशल क्लास लगानी पड़ी तो देख लेंगे। ठीक है, होली कब है, कब क्या, कब है होली? होली कब है, कब है होली? 1 मिनट को भाई। हाँ हाँ, 1 मिनट, बुक तो ऐड कर ले भाई। मौजे में, मौजे में, मौजे में, बताशा। सैटरडे क्लास कर लेंगे और मंडे छुट्टी कर लेंगे। अरे सैटरडे गलती से शेड्यूल हो गया इस बार। मैंने मैम से बोला आज मेरी क्लास है, मैम बोल रही, मैंने कहा मंडे एक्चुअली नहीं है, ये भी ठीक है। मंडे को आ रहे हैं माता जी और पिताजी, ऐसा चल रहा है, ऐसा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी मैं चले जाता हूँ, कभी वो आ जाते हैं। पहले वही आते थे, मैं तो कभी जाता था, लेकिन अब तो जा सकता हूँ, ऑनलाइन क्लास है। मान कहाँ आएगी? चलिए, माँ ना बेचारी के अभी पार्टी में डांस कर रही होगी, आज उसके कोई कजिन मामू की शादी है, किसी में तो चली गई। ठीक है विषय, किसी शादी में गई 2-3 महीने पहले, राधे राधे जी, डैडी कह रहे वहां चिल्ला रही है इतना, सब मेकअप मेकअप क्या वगैरह। बोले यार एम्बेरस करा दिया इसने इतना ज्यादा, मैं तो उठ के चला गया। बोले जहां जाती थी मैं वहां से उठ के चला जाता था। किसी ने पैसे दिए, लिफाफा दिया, लिफाफे से पैसे निकाले, जेब में लिफाफा फेंक दिया उसके सामने, गैस के सामने, कह रहे ये भाई क्या करके बनेगी। एक दिन सही में गेस्ट आए हुए थे हमारे यहाँ, मैं वहीं था, वहां पे लिफाफा लेके बैठ गई, मैं उसको अंदर ले गया, मैंने कहा अगली बैठोगे रूम से बाहर निकलोगे। मैंने कहा बहुत ही पोपट करवाई भाई ने। और किसी ने मेकअप किया और किसी लेडी ने, नमस्ते नमस्ते, कहती थी मेकअप, वाह मेकअप, अलग ही चमक आ जाती है भाई चेहरे में। खैर पता नहीं कौन सी फील्ड में जाएगी, बड़ी हो गया बताएगी कि मेकअप की कहानी मानेगी थोड़ी, बच्चे मानते थोड़ी, बचपन में क्या बदमाशी करते हैं। आपको आपके लोग बताते होंगे बड़े भाई, कोई कभी कोई चाचा वगैरह मामू ताऊ छोटे में पैसे करते थे, तो बच्चा मानता नहीं है। खिलाफ दिखा देना। हाँ यार चलो बढ़िया, मिलने आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा मैं घर से भाग जाता था। किस हेलो जी हेलो, किसके पास जाते थे ये नहीं पूछा आपने? कहीं बचपन का प्यार मिल जाए आपको फिर वापस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे, बोलो अब हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। मैंने कल आपको रिस्क का रंगारंग कार्यक्रम समझा दिया था बच्चों, रिस्क का रंगारंग कार्यक्रम हो चुका था। ठीक है, एक बार रिकैप करवाओगे बच्चे, रैपिड फायर। वैसे आज के लेक्चर के साथ रिस्क आता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट से, 1 मिनट नहीं, आपको नोट करके कहां जाएंगे, रायपुर आना नहीं हमने। जल्दी जल्दी रैपिड फायर, जल्दी बताओ। जब ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देगा तो कौन सा रिस्क राइज होगा? व्हेन ऑडिटर कैन प्रोवाइड एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। अच्छा ये बात बताओ कि ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? जब आपको ऐसा लगता है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, इनएफिशिएंट है, तो कौन सा रिस्क राइज होगा? कंट्रोल रिस्क। जब आपको ऐसा लगता है कि ऑडिटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर शायद एमएम को डिटेक्ट ना कर पाए, कौन सा रिस्क ज्यादा परवेसिव होगा, किस लेवल पे? which risk is more pervasive at which level? At the financial statement level risk is more pervasive, याद है? और assertion level पे risk क्या होगा बच्चे? assertion level पे risk is less pervasive। अच्छा एक बात बताओ, DR का रिलेशन क्या है with the combined assessment of IR and CR? इनवर्स रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास आपके सामने कंप्लायंस का रिजल्ट आ जाता है, तो कंप्लायंस का परिणाम ही किसकी रूपरेखा तय करेगा? कंप्लायंस का परिणाम किसकी रूपरेखा तय करेगा? सब्सटेंटिव की। रूपरेखा से आपका क्या आशय है? रूपरेखा से आशय है एनटीई। एन बोले तो जल्दी बोलो बच्चे, एन बोले तो नेचर, टी बोले तो टाइमिंग, ई बोले तो एक्सटेंट। अच्छा एनटीई। अब एक बात बताओ जी, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, बिल्कुल जी। आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिस्क को ग्रेटर रिस्क 2 केस में मानेंगे। पहली बात, ग्रेटर रिस्क कब होगा? पहला कौन से ट्रांजैक्शन को लेकर, रूटीन या नॉन रूटीन? अच्छा नॉन रूटीन। अच्छा दूसरा, नॉर्मल जजमेंट या सिग्निफिकेंट जजमेंट? सिग्निफिकेंट जजमेंट। कोई एग्जांपल दे सकते हैं सिग्निफिकेंट जजमेंट का? या तो अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग एस्टीमेट को लेकर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर, कोई कॉम्प्लेक्स जजमेंट फॉर्म कर रहे हो उसको लेकर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
अच्छा एक बात बताओ, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, नॉर्मल रिस्क मानेंगे ग्रेटर रिस्क मानेंगे? ग्रेटर। मैनेजमेंट बार बार जोर दे रहा है कि यार मैनुअल डेटा कलेक्शन ही करो, ऑटोमेटेड मत करो, नॉर्मल रिस्क है वो है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपका इंटरनल कंट्रोल नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को रोक पाएगा क्या, या क्या उसे उसके लिए बनाते हैं क्या? चलिए, तो ये हमने पूरा रिवीजन कर लिया कंप्लीट, जितना भी सब कुछ पढ़ा सारा का सारा रिवाइज कर लिया। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, आपको ऑडिटर्स आता है मैं ये मान सकता हूँ, ठीक है जी। चलिए, अरे बताशा आपको तो कल मैंने पूरा समझाया था कि इंटरनल कंट्रोल को लेकर कब क्यों हम मानते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, एक बार बता चुका हूं, एक बार फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार दोबारा बताऊंगा तो वहां देख लेना, ठीक है। शुरू करते हैं, सही बात लगी जरा कल की क्लास की, लगा बस एक ब्रेक के बाद मिले। नहीं एक बार पूरा क्या हुआ, जिस्ट में रिवाइज हो गया, ठीक है जी। खुश रहो जी, खुश रहो जी। आगे बढ़े बच्चों, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, नाम कोई और है, बच्चा कोई और, किसी और नाम के बच्चे किसी और नाम से ध्यान रखना, ठीक है। ओहो, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर, आयुषी टेक केयर, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन मैसेज मी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप ख्याल रखो, विश यू द बेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं, थोड़ा शांतिपूर्वक बैठना भी, ठीक है। मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूँ, देखो भाई हर चीज में स्टार्टिंग में टाइम लगता है। कल सही बात है, 3 दिन की क्लास के बाद आज पूछा इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग क्या है, तो आज पढ़ाएंगे ना, आपको इंटरनल कंट्रोल तक पढ़ाया है, आज शुरू करेंगे तो कल पूरा तो लेक्चर इसमें चलेगा, तो रिस्क का बेसिक पढ़ा, अभी कंट्रोल शुरू कर रहे हैं तो कंट्रोल का बेसिक पढ़ेंगे, तो भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, ठीक है। चलो जी, कभी कभी बाहर का कुछ खा लो आप, उसके बाद कराने आ जाओ, बड़ी दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या खाया आपने, अभी चर्चा करेंगे, पहले आज इसको पढ़ाई करेंगे बच्चे। देखिए, इंटरनल कंट्रोल हम कब मानेंगे सर, हम कब मानेंगे कि इंटरनल कंट्रोल गुड है, या इंटरनल कंट्रोल के फीचर्स क्या होंगे, या इंटरनल कंट्रोल किन चीजों से मिलकर बनेगा, या इंटरनल कंट्रोल बनाते ही क्यों है, तो कुछ ये बातें शुरू में डिस्कस करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, फिर हम यहां निकलेंगे आराम से। मैं मानता हूं जनरली इंटरनल कंट्रोल 3 तरह के होते हैं, बात सबको समेट देंगे, और स्टडी गाइड वगैरह सभी की तरह के मानते हैं। मेरे हिसाब से इंटरनल कंट्रोल 3 टाइप्स, ठीक है। जैसे कुछ कुछ बातें लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपीटेंट स्टाफ रखा है, पढ़ा लिखा, एडुकेटेड, ट्रेन्ड, स्किल्ड, ठीक है। तो अगर आपने कंपीटेंट स्टाफ को रखा है, एडुकेटेड पढ़े लिखे एक्सपीरियंस बंदे को रखा है, तो आप मानेंगे इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग। क्या मानेंगे, इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। चलिए तो यहां लिख देते हैं कि ऐसा कंपीटेंट एंड स्किल्ड पर्सोनल, स्किल्ड एम्प्लॉइज, ठीक है। दूसरा बताओ जी, एक बात बताओ बच्चों, आपने फ्रॉड को रोकने के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। आपने एसेट को सेफगार्ड करने के लिए जहां कैश रखा है वहां प्रॉपर लॉकिंग डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा लगा है, इन्वेंटरी उनके पास कस्टोडियन बैठा, ताला लगा हुआ है, इन्वेंटरी सिस्टम बैठे है। एसेट को सेफगार्ड करने के लिए प्रॉपर सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल का। ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया, सेग्रीगेट, इंटरनल कंट्रोल का। सर चाहे आप पढ़े लिखे लोग रखें, चाहे आप ड्यूटीज को सेग्रीगेट करें, चाहे आप एसेट को सेफगार्ड करें, चाहे फ्रॉड को रोकने का सिस्टम बनाए, ये सब चीजें बेहतर इंटरनल कंट्रोल बनाती है। अगर आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी, किसी की भी कंपनी है, अगर हम एक बेहतरीन बेहतरीन सिस्टम तैयार करेंगे तो मैं मानता हूं उसमें रिस्क काफी कम होगा, लेकिन वो सिस्टम बनेगा कैसे उस पर चर्चा करते हैं। एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल कैसे बनेगा उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, पहला है कंपीटेंट एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज, दूसरा बताइए सर, दूसरा कह सकते हैं सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, मैंने आपको कैश का एग्जांपल दिया, मैंने आपको इन्वेंटरी का एग्जांपल दिया, और बताइए और कोई एग्जांपल बच्चों। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अच्छा और बताओ जी। कस्टोडियन तो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स में आ गया ना, चलो मैं लिख देता हूं, एसेट्स को सेफगार्ड किया, फ्रॉड को रोकने के लिए प्रॉपर प्रॉपर सिस्टम आपने बनाया। हमें एक एक करके सामने लिख दिया हूं, 3 टाइप के, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बताइए सर, बहुत सारी एंटिटीज में इंटरनल चेक चलता है, इंटरनल चेक, जैसे कि जहां एक एम्प्लॉय का वर्क दूसरा एम्प्लॉय चेक करेगा एज द पार्ट ऑफ डेली प्रोसीजर, ये होता है सर, सभी करते हैं, सभी करते हो, करना भी चाहिए। जैसे जैसे आप बुक का ऑर्डर प्लेस करते हो, या तो वेबसाइट में करते हो या ट्रांसफर करते हो, तो वो ऑर्डर हमने लिया, ये वेबसाइट में उसमें आ गया, उसके बाद क्या होता है, एक दूसरा स्टाफ है, वो पूरी लिस्ट बनाता है, आपका नाम, आपका नंबर, पूरी हेडिंग बनी हुई है एक्सेल फाइल में कि कौन सी बुक है, सी एंटर ऑडिट मेन बुक, सी एंटर लॉ बुक, केस स्टडी बूस्टर, एमसीक्यू बूस्टर, पूरी बुक बनी हुई है, जो उसने खरीदी उसे टिक कर दिया, और सामने लिखा रेवेन्यू। तो अभी मेरे को एक आध मतलब 20-25 दिन पहले पता चला, आइकॉनिक की प्राइस की बात कर रहे थे, हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई प्राइस क्या होगा आइकॉनिक का, और बुक बनवाएंगे तो क्या प्राइस होगा, तो मैंने कॉस्टिंग निकाली बैठ के पहली बार, तो मेरे दिमाग के पेज ढीले हो गए। मैं कहा यार भैया ये तो घर से दे रहे बुक हम लोग, क्योंकि कॉस्टिंग में क्या है कि शिपिंग बहुत लग रही थी, 1 किलो 100 ग्राम का पैकेट है जी, वो वेंडर हमसे 2 किलो चार्ज कर रहा है, 100 ग्राम ऊपर हुआ 2 किलो चार्ज कर लिया।
ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बुक में ऐसा हो सकता है किसी ने कलर कभी मंगवाई हो तो कहीं थोड़ा बहुत हेजी आ गया हो, मतलब मैंने वो बुक देखी, मैंने प्रिंटर से बात की, मैंने कहा जी आपने मैं ये आपकी बुक वापस कर रहा हूँ, मतलब हम बड़े स्ट्रिक्ट उसमें काम करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को पहुंच गई होगी क्योंकि ये स्टाफ लापरवाही कर जाता है, मैं कहता हूँ आप बुक रिटर्न कर दो, क्योंकि हम तो पैसे नहीं दे रहे, हम तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बुक तो रिटर्न कर दो सीधे उठा के। तो अब उसमें क्या होता है यार कि ऑर्डर आया, दूसरा बंदा बैठ के ना प्रॉपर एक्सेल फाइल बनाता है, फिर मैंने उसे पता है क्या बोला, फिर मैंने उसे बोला स्टाफ को, मैंने कहा काम करना इसके बाद, जिस बच्चे का ऑर्डर आए उसके सामने लिखना कि उसकी बुक की कॉस्ट कितनी है। जैसे आपने 3 बुक ऑर्डर प्लेस की 1200 रुपए मान लेते हैं, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है एक बुक की, वो लिख दिया, मैंने कहा स्पेसिफिक शिपिंग कॉस्ट लिखोगे आप, एक लड़का और रख लो, लेकिन वो शिपिंग कॉस्ट लिखेगा कि जितनी भी शिपिंग डेली हो रही है, हर पिन कोड का हमारे पास डिटेल आती है, वही डिलीवरी हो रही है, हमने चेंज भी किया, हमने चेंज कर दिया, हमने कहा स्पेसिफिक शिपिंग कॉस्ट डालो हर बच्चे के सामने, मार्जिन पता चलना चाहिए कि मार्जिन कितना है और महीने के अंत में सेल कितनी है और मार्जिन कितने का है, ऐसा तो नहीं जेब से पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो यार वो कहीं कहीं सिमिलर कहीं चीजें हो जाती हैं, और देखो कवर वगैरह फट गया वो मैं शिपिंग का मानता हूं, वो वैसे तो नहीं फटता, प्रिंट क्वालिटी कभी हो सकता है कमी हो जाए, वो मैंने खुद देखा। ठीक है, अब सुनो, तो अब मुद्दा क्या है सर, हमने क्या किया है, पेमेंट आई, दूसरा स्टाफ बैठ के शीट बना रहा है, एक एम्प्लॉय का बाद दूसरे एम्प्लॉय ने चेक कर लिया, एक एम्प्लॉय का बाद दूसरे एम्प्लॉय ने चेक कर लिया। अब तीसरी बात सुनो जी, तीसरी बात, उसके बाद क्या होता है, एक एक मंथली पीएनएल बनता है, मंथली मोटा मोटी, ठीक है, यहाँ से ये रेवेन्यू, यहाँ से ये रेवेन्यू, यहाँ से ये रेवेन्यू, और ये कितना खर्चा है वो एक पीएनएल बनता है, वो बनाता है तीसरा इंसान। तो 3 लेवल पे आपकी सेल चेक हो जाती है, क्योंकि बुक में ना ऑटोमेटेड बहुत ज्यादा है, समझ ऐसा काम है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बुक में ना चीजें ऑटोमेटेड बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़े फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब फेस टू फेस था भाई साहब, तो फेस टू फेस में तो जबरदस्त इंटरनल चेक करना पड़ता था। मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था कि हमें रजिस्टर बना के रखते थे, हर बच्चे के सामने उसका रसीद नंबर लिखते थे, ठीक है ना, वो रसीद वहां कर रही है, फिर दूसरा कलेक्शन कर रहा है, तो एक एम्प्लॉय का बाद दूसरा एम्प्लॉय चेक करे, इसे आप ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत करो, इसे आप डेली प्रोसेस का ही पार्ट बना लो, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ डेली प्रोसेस। देखो एक बार क्लमजी हो सकता है भाई, लेकिन एक बार सिस्टमैटिक बन जाती है ना चीजें, तो आपको कंफर्म रहता है, क्योंकि यार मैं तो ऑफिस संभाल नहीं सकता, मैं तो यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे सिस्टम आता है। अब अगर आप जो सिस्टम है उसे जब मैं कंपेयर करूं पहले से, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो सिस्टम को लाना पड़ता है, वो धीरे धीरे आता है, और जितना सिस्टमैटिक होगा, बीइंग द मैनेजमेंट पार्ट या बीइंग द ओनर्स पार्ट, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, आपको लगेगा यार मैं बड़ा कंफर्टेबल हूं, काम चल रहा है, लड़के काम कर रहे हैं, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरनल चेक भी एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल बनाएगा बनाएगा। दूसरा क्या है बच्चे, शायद आपको पता नहीं होगा कि बहुत सारी एंटिटी ऐसी होती है जिनका अपना खुद का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय आपका इंटरनल ऑडिटर तो बन ही सकता है, 138 के अंदर आपका एम्प्लॉय आपका इंटरनल ऑडिटर तो बन ही सकता है। तो बहुत सारी कंपनी में जो उनका एम्प्लॉय है वही इंटरनल ऑडिटर, वो क्या करते हैं, पूरा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आपने बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल बनाएगा। ठीक है, अच्छा इंटरनल कंट्रोल बनाएगा। मैं लिख रहा हूं भाई, मैं अभी लिख रहा हूं, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कई बार कंट्रोल में कमियां भी हो सकती है। अब आपने फॉर एग्जांपल मेरे स्टाफ ने मुझे बोला कि सर इस जगह पे दिक्कत आ रही है, इसे ठीक करना चाहिए हमें। ठीक है, अगर हम कमी को दूर कर रहे हैं और कमी को दूर करने के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है तो सब वही जरूरी है। अब पिछले दिनों क्या हुआ कि भाई वो ऑर्डर, ये पिछले दिनों क्या, पिछले 8-10 महीने से यही चल रहा है, ऑर्डर प्लेस कर दिया प्रिंटर के पास कि जी ये बुक बना के देनी है, प्रिंटर कहता है 3-4 दिन में दे दूंगा, हफ्ते निकल गए, 8 दिन 9 दिन हो गए, मेरे को फोन आया ऑफिस से, सर वो प्रिंटर को बुक दे नहीं रहा है। अच्छा मैं प्रिंटर को फोन करूं, अरे सर आप बताओ कौन सी बुक पेंडिंग है, वो छपके तैयार भिजवाई रहा हूं मैं, अरे आप बोलो एक बुक पेंडिंग नहीं है, सब भेज दिया, ऑर्डर सब भेज दिया आपकी, अरे तो मतलब नहीं है, एकदम बढ़िया। तो अब उसको लगा सर का फोन आ गया, अब मैं फोन किया, मैंने अपने ऑफिस फोन किया, मैंने कहा वो तो कह रहा है बुक रेडी है, बुक रेडी है, वो तो कह रहा है बुक रेडी है। तो बोला सर वो तो बातें घुमा रहा है। अच्छा ऐसा हो गया 2-3 बार, तो मैंने कहा आप करो एक काम, अब लगाना पड़ेगा यहाँ कॉर्पोरेट वाला इंटरनल कंट्रोल, अब बनाओ एक व्हाट्सएप ग्रुप, अब प्रिंटर भाई को ऐड करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ही ऑर्डर प्लेस करो कि ये वो कितनी बननी है, कंफर्म कंफर्म कब होगी डिलीवरी। वो बोलेगा, मैंने उसको बोल दिया कि आपको वहां सब देना है, उसने कहा 4 दिन के अंदर होगी डिलीवरी। मैंने कहा 5वें दिन सुबह उसको वो कर दो, मैंने कहा मुझे जरूर टैग करना, मुझे जरूर टैग करना, व्हाट्सएप में भी आपको पता है @ करके आप कर सकते हैं, मुझे जरूर टैग करना, उसको भी टैग करना, उसे 5वें दिन सुबह लिख देना 9 बजे कि बुक का है जनाब, बुक का है। तो वो ना प्रेशर में रहेगा, क्योंकि क्या होता है, उसे भी पता है कि स्टाफ ही काम संभाल रहा है, उसे भी पता है कि मैं नहीं देखता, तो वो चलो लेट कर दिया, चलो ये कर दिया, चलो वो कर दिया। तो ये एक अच्छा कंट्रोल है, ये कंपनियों में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये कभी आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा, ट्रेस करते रहेंगे। ठीक है, रोज सुबह, अब जैसे हमारे पास रोज सुबह मैसेज आता है आइकॉनिक बुक का, प्लीज शेयर द इन्वेंटरी स्टेटस। अच्छा बुक 0 थी बीच में, नेगेटिव बन रहा था कॉस्टिंग को लेकर, फिर भी आ रहा है प्लीज शेयर द इन्वेंटरी स्टेटस, फिर भी 0 थी। तो स्टाफ ने फोन करके कह रहे 0 भेजते क्यों, कह रहे मेरी जिम्मेदारी भेजने की, आप लिख दिया करो 0। बढ़िया कंट्रोल है, धीरे धीरे बन रहा है। अच्छा हाँ नहीं लेकिन बन रहा है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर करेक्शन कर रहे हैं आप कमियों का, उन्हें ठीक कर रहे हैं, उन्हें दूर कर रहे हैं, ये भी तो इंटरनल कंट्रोल है, ये भी तो इंटरनल कंट्रोल है। अगर हमने एक ग्रुप बना के प्रिंटर से ये कंफर्म कर लिया कि भाई कंफर्म करो कब डिलीवरी होगी, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर इंटरनल कंट्रोल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो हमारा काम सिस्टमैटिक हो गया, ना मेरे स्टाफ को बार बार फोन करने की जरूरत है, ना मुझे उसे ट्रेस करने की जरूरत है, टाइम पे डिलीवरी आएगी, टाइम पे हम डिस्पैच भी करेंगे, सिस्टम बना रहेगा, हमें इन्वेंटरी का भी पता रहेगा
कि कितनी इन्वेंटरी बची है, अब कितने दिन में करेंगे, हमें पता है ना यार कि 4 दिन को हमारे पास आ जाएगी। ये सब तो पढ़ते हैं कॉस्टिंग में, ईओक्यू पता नहीं आरओएल क्या क्या, मतलब मुझे जरा समझ नहीं आई, मतलब ये चैप्टर बढ़िया है, कुछ भी बोलो, ठीक है। देखो, तो मैं इंटरनल कंट्रोल को 3 पार्ट में बांटता हूं, 3, आप भी बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं दिस इज प्रिवेंटिव कंट्रोल, these are detective control, and the last one is corrective control, and the last one is corrective control। सर प्रिवेंटिव का और भी कोई तरीका है, और एक दो तरीके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार पहले भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद होगा दिलाया, कॉस्टिंग मुझे मतलब है, ठीक है, शराब दे दूंगा, शराब, कॉस्टिंग का शराब। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरे कॉस्टिंग का नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है, किसी को चाहिए बताओ ये शराब, कह रहे नहीं पापा नहीं, अरे नलायको पास तो हो ही गया था मैं, ठीक है। देखो, तो कह रहे लॉ का ज्ञान दे दो देना है तो ना, मेरे पास क्या बचेगा। मैं कह रहा हूं मेरी सारी विद्या कॉस्टिंग की किसके पास चली जाए, कौन बच्चा है वही बदमाशी कर रहा है आज, ठीक है। देखो, चलो एक बात मैंने आपको बताई थी, अरे खुद ही पढ़ाए भाई रोज, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर, कह रहे ज्ञान बांटने बढ़ता है और क्या बांट रहा हूं पिछले 2 महीने से, 8 से 10 में, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर, ठीक है। चलो जी, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल, हाँ हाँ सही बात। अरे सुनो तो सही भाई, लाला जी शुरू किया अभी। इंटरनल कंट्रोल 3 टाइप के बच्चों, 3 टाइप के, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। प्रिवेंटिव में कुछ एग्जांपल दिए, पढ़े लिखे लोगों को, एसेट को सेफगार्ड करो, ड्यूटीज को सेग्रीगेट करो, फ्रॉड को रोकने का सिस्टम बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भला तो आपका होगा ही होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन तो है ही नहीं, समस्या तो नहीं, ठीक है। डिटेक्टिव कंट्रोल इंटरनल चाहिए, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, वहां डिफिशिएंसी का कंट्रोल है, ठीक है जी। अब देखो बेटा, अरे भाई नीरज, ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये 2-3 बातें समझना ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल एकदम शांति से, बहुत शांति चाहिए बच्चे समझने के लिए। कंट्रोल जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मैनुअल कंट्रोल, ठीक है बच्चे, और एक होते हैं ऑटोमेटेड कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल, ठीक है। ऑटोमेटेड कंट्रोल को पहले थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मैनुअल तो क्या है, वो तो चलता ही रहेगा। 2-3 बातें बताऊंगा, फीचर्स, कुछ फायदे और कुछ रिस्क एसोसिएटेड, ठीक है। चलिए अब इसको ऐसे करते हैं भाई, ये पूरी एक चैप्टर मैंने आपको अच्छे बाकी बच्चों को कह रहा हूँ, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसे डिटेल में पढ़ेंगे, 315 के अंदर भी और चैप्टर के अंदर भी है, बल्कि रिस्क ना आप यहाँ भी पढ़ोगे, चैप्टर में पढ़ोगे, 315 के अंदर भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, ऑटोमेटेड का जो चैप्टर है वो अपन पढ़ते लास्ट में, लेकिन कुछ टॉपिक यहाँ आते हैं तो मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, मतलब मैं मानता हूँ इस चीज को अभी यहाँ पहले पढ़ लें, ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। देखिए मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ, समझ। सर देखो एक बात समझिए, आप कितना भी करो 100% ऑटोमेटेड होगा नहीं, और 100% मैनुअल भी आज की डेट में होता नहीं। कितना भी ट्राई कर लो बनी, 100% ऑटोमेटेड कंट्रोल नहीं मिलेगा, सही बात। कितना भी ट्राई कर लो बनी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा, ये तो मैंने शेयर पढ़ा होगा आपने। कितना भी ट्राई कर लो बनी, ठीक है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा, वो तो ठीक है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो हाँ, अब मुद्दा सुनो, ऑटोमेटेड कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल की जहां तक बात है, हमेशा ना एंटिटी में मिक्स रहेगा, देयर विल ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ सम ऑटोमेटेड कंट्रोल एंड सम मैनुअल कंट्रोल्स, सब ऑटोमेटेड कंट्रोल्स और सब मैनुअल कंट्रोल्स, देयर विल ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ सम मैनुअल सम ऑटोमेटेड। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये निर्भर करता है आपके नेचर ऑफ ऑपरेशन पे। जब हम फेस टू फेस पढ़ा रहे थे, हमारे मैक्सिमम कंट्रोल मैनुअल थे और थोड़े थोड़े बहुत ऑटोमेटेड। अब जब सब वर्चुअल हो गया, सारी पेमेंट वर्चुअल हो गई, सारे ट्रांजैक्शन वर्चुअल हो गए, फिजिकल मतलब प्रेजेंस भी आप कह सकते हैं कि फुटफॉल तो बिल्कुल ही नहीं है, वॉक इन, तो उस केस में हमारा हमारा जो ऑटोमेटेड था वो बढ़ गया, और जो हमारे मैनुअल कंट्रोल थे वो कम हो गए, ठीक है। ऑटोमेटेड कंट्रोल बढ़ गए, मैनुअल कम हो गए। तो सर ये निर्भर करते हैं आपके ऑपरेशंस पे, ये निर्भर करते हैं आपके ऑपरेशंस पे, ठीक है। भर भर के आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो जीवन में, अगले जन्मदिन तक फाइनल में आप होंगे, मेरा आशीर्वाद है, दुआएं आपके लिए, एंजॉय योर डे। तो डिपेंड करता है ये नेचर ऑपरेशन पे, जैसा ऑपरेशन वैसा कंट्रोल, देयर विल ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। क्योंकि यार एक बात समझना, आज हमारे 100% ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड हो गए, लेकिन सर फिर भी मैनुअल कंट्रोल जीरो नहीं हो सकता, मैनुअल कंट्रोल जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। आज भी अगर मेरे यहाँ 100% ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अनअकैडमी में 100% ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड है, 100% ट्रांजैक्शन, पेमेंट आप भी ऑटोमेटेड रही है, जा भी रही है ऑटोमेटेड रही है, लेकिन सर फिर भी मैनुअल कंट्रोल सब होंगे सर, क्लास के असेसमेंट से लेकर, ठीक है। तो बहुत चीजें मैनुअल भी होती है, सही बात है। ऑडिट टीम है, क्लास की ऑडिट है, टी शर्ट पहनी है नहीं पहनी, लोगों लगा है नहीं लगा,
ठीक है, या किसी यूट्यूब इंटीग्रेशन पे आपने अपनी टी शर्ट पहनी है कि नहीं पहनी, ठीक है, या यूट्यूब क्लास में कोई पर्सनल लोगो तो नहीं लगा, ये सब चीजें होती है। तो ये मैनुअल है, फोन करके फीडबैक मानते हैं, सही बात है, मैनुअल कंट्रोल है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि अगर बाहर से भी फीडबैक लेते हैं आप एक्सटर्नल पार्टी से तो बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैनुअल कंट्रोल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो, देयर विल ऑलवेज बी अ मिक्स एंड दिस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, और सुनिए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, अकेडमी वालों की, ठीक है, और सुनो, एक बात ध्यान रखना, जहां जजमेंट लगना है, जजमेंट, वहां मैनुअल कंट्रोल ही काम आएगा। जहां जजमेंट लगना है वहां मैनुअल कंट्रोल ही काम आएगा। जहां जजमेंट फॉर्म होना है वहां मैनुअल कंट्रोल ही काम आएगा। ऑटोमेटेड जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। सर क्या है, कैसे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने पूछा, आपको बता देते हैं। एक बात बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास में पर्सनल ब्रांडिंग, अपने पर्सनल कोचिंग को प्रमोट करने लग जाऊं, तो उस केस में जब जब अनअकैडमी की ऑडिट टीम इस क्लास का रिव्यू करेगी, करेगी रिव्यू, तो जब वो मेरी बातें सुनेगी तो सुनकर फॉर्म करेगी ना जजमेंट, क्या चलो तो लाइटर नोट में बात एग्जाम्पल दिया है, नहीं नहीं ऐसा तो प्रमोशन नहीं है, ये तो एग्जाम्पल दिया है, नहीं नहीं ये तो एग्जाम्पल दिया है, बोले कि नहीं यार ये तो लोगो भी लगा हुआ है इनका, ये तो लोगो भी लगा हुआ है, ये तो ऐसा भी है, ये तो ऐसा भी है। तो वहां ऑडिट टीम में जजमेंट, सुन लो यार, वहां ऑडिट टीम में जजमेंट फॉर्म करेगी ना कि सही में ये पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे थे, हम जस्ट एग्जाम्पल था, ये आपके सिस्टम करके नहीं देगा, ये खुद करना पड़ेगा, ये आपके लिए सिस्टम करके नहीं देगा, ये खुद करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, और सुनिए, तीसरी बात, आपको पता है सर, मैनुअल कंट्रोल्स कैन बी इजीली बाईपास्ड। मैनुअल कंट्रोल को बाईपास करना आसान है, ओवरराइड करना आसान है, निगलेक्ट करना आसान है। बात समझ, अगर मैं अपने स्टाफ को कहता हूं जी ऐसा है जी वैसा है जी, मैं आपसे पूछूंगा बताएंगे, तो वो ना बाईपास कर सकता है, मुझे घुमा सकता है, मुझे रिप्लाई ना करे या मुझे गलत रिप्लाई कर दे। लेकिन सर हमने ना ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया, ऑटोमेटेड सिस्टम कि ये गूगल फॉर्म है और हर हफ्ते में आपको बताना होगा, नहीं हर हफ्ते आपको सैलरी पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आपने अपने टारगेट अचीव किए नहीं किए, आपने कितनी सेल की है, ठीक है, और किन चीजों पे आपने काम किया है। सर अगर हमने उसे सिस्टम बना दिया ऑटोमेटेड तरीके से, तो उसे बाईपास करना मुश्किल होगा। मैनुअल कंट्रोल को बाईपास करना बड़ा आसान है, क्योंकि मैनुअल में सिस्टम नहीं होता। अगर मैं उनको बोलूं बेटा काम का रजिस्टर बना लिया, रजिस्टर बना लिया बेटा, और उसमें लिख लिया कौन सी बुक बिकी, किसकी बिकी, वो बाईपास कर लेगा, वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर मैंने बोला वेबसाइट में ही सेल्स रिपोर्ट आती है, सेल्स रिपोर्ट क्लिक करके सेल्स रिपोर्ट आएगी, उसे एक्सेल में कॉपी कर लियो और मुझे हर शाम में एक्सेल शीट भेज दियो, हर शाम में एक्सेल शीट अपलोड कर दियो, ठीक है ना, गूगल स्प्रेडशीट होती है उसमें अपलोड कर दियो, मैं शाम की सेल चेक कर लूंगा। सर ये एक ऑटोमेटेड कंट्रोल है, इसे इसे इग्नोर करना मुश्किल है, इसे ओवरराइड करना मुश्किल है, इसे बाईपास करना मुश्किल है, बाईपास करना मुश्किल है। कुल मिला के बच्चे ध्यान रखिए, मैंने अभी तक आपको नहीं भाई, मैं बहुत ही लिबरल हूं, मैं कुछ नहीं बोलता, ना कोई सेल्स रिपोर्ट मांगता हूं, ना कुछ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान के चलता हूं परिवार के लोग हैं, वैसे ही वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको बताई तीन। पहला, देयर विल ऑलवेज बी अ मिक्स, अरे याद करो भी, देयर विल ऑलवेज बी अ मिक्स, मैनुअल और ऑटोमेटेड का मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर, वो डिपेंड करेगा किस तरह के आपके ऑपरेशन है, जैसे आपके ऑपरेशन वैसा आपका, ठीक है, ऑटोमेशन। दूसरा सुनो, जहां जजमेंट फॉर्म होना है वहां मैनुअल कंट्रोल विल बी मोर एफिशिएंट। और तीसरी बात, ऑटोमेटेड कंट्रोल इज मोर स्ट्रांग एज द मैनुअल कंट्रोल्स कैन बी इजीली नेग्लेक्टेड और कैन बी ओवरराइडेड और कैन बी बाईपास। तीन बातें बताई है, मिक्स, जजमेंट में ऑपरेशन और मैनुअल कंट्रोल जो है वो आपका इजीली बाईपास हो सकता है, ठीक है। भाई चौथी बात सुनिए, अभी मैं लिखूंगा तो और सिस्टमैटिक हो जाएगा, चौथी बात और समझो, आपके जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है ये और भी कुछ चीजों पर निर्भर करता है, और भी कुछ चीजों पर निर्भर करता है, और भी कुछ चीजों, जैसे कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसका वर्जन क्या है, उसका वर्जन क्या है, किस कंपनी का है, टेक्नोलॉजी क्या है। सर अगर चीप सॉफ्टवेयर यूज करोगे पैसा बचाने के लिए तो फिर आपको सर्विस भी चीप मिलेगी और रिजल्ट भी बेकार होंगे। लेकिन अगर अच्छा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा इंक्रिप्शन है, तो शायद आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग बनी रहें। अब जैसे अनअकैडमी की बात करिए, ये अपने आप को बार बार अपडेट करते जा रहे हैं। सर हर अपडेशन के साथ हर नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं और हर नई टेक्नोलॉजी के साथ ये और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो पहले कंपैरेटिवली कंट्रोल वीक होगा, लेकिन आज जैसे अपग्रेड हो रहे हैं तो कंट्रोल तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है। सही बात है, पहले मल्टीपल यूजर था, अपडेट किया तो शेयरिंग रिस्ट्रिक्टेड हो गई, ठीक है, तो देयर कैन बी वेरियस वो, ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फीचर तो ऐड ऑन किया गया था, ऐड ऑन जानबूझकर। पहले तो प्रोडक्ट पहुंचना जरूरी है मार्केट तक, मुझे ऐसा लगता है, एक बार पहुंच गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिस रेट पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सर, मैं बता रहा हूं, दिस इज वेरी 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 चीप, ये आप भी जानते हैं, मतलब लूट लो वाला कार्यक्रम है, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अदरवाइज मतलब फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें तो यार लॉ ऑडिट की मिला के 20-22 हज़ार फीस, चलो फेस टू फेस भी छोड़ दो, तो फिर भी मतलब इससे पहले वहां से खुद अपने यहाँ पे पीडी 8-9 हज़ार रुपए लॉ की, वही 8 हज़ार रुपए ऑडिट की, 17-18 हज़ार तक पीडी मिलती 2 सब्जेक्ट की। अभी यहाँ 17 हज़ार में पूरा ग्रुप क्या, बहुत ग्रुप एंजॉय कर रहे हो, जीवन में और चाहिए क्या, जीवन में और चाहिए क्या, तो वो थोड़ा सा चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। सही बात है जी, फैकल्टी बढ़िया, सबसे बड़ी बात ये, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे स्केलेबिलिटी बढ़ रही है और मुझे ऐसा लगता है एक पैरेलल मार्केट होगा
सीए कोचिंग का अन अकेडमी में। मतलब जो बच्चा फेस टू फेस पढ़ पढ़ता रहेगा, जो अपना कहीं और कुछ कर रहा करता रहेगा, यहाँ पे एक पैरेलल मार्केट होगा, एक पैरेलल सेटअप होगा। जिनको ये समझ में आ रहा है तो ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75% डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, मजे लो। ठीक है, चलिए जी अब बात करिए फीचर्स की। हाँ यही होता है भाई। अच्छा बताओ जी 4 चीजें कौन कौन सी बताई, सारे बच्चे बताएंगे। देयर विल बी, नहीं सही बोल रहा है कृष्णा, इतना तो है। देयर विल बी अ मिक्स ऑफ ऑटोमेटेड और ऊपर से 20% ऑफ मजे ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल एंड इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा ये बताओ जल्दी जल्दी बोलो, बातें मत करो बच्चे। एक बात बताओ, जहां पर जजमेंट जरूरी है वहां मैनुअल कंट्रोल रेलेवेंट होगा ऑटोमेटेड? वेयर जजमेंट इज एसेंशियल या वेयर जजमेंट इज नीडेड, मैनुअल कंट्रोल विल बी रेलेवेंट इन दैट केस। अच्छा तीसरा बताइए जी इस केस में, यहां पर हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑटोमेटेड कंट्रोल थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा एज मैनुअल कंट्रोल कैन बी इजीली बाईपास, इग्नोर्ड एंड ओवररिडन। ठीक है, automated control is more strong and efficient as manual controls are easily bypassed, overridden or ignored. सही बात है। जैसे रजिस्टर में एंट्री करते थे पहले एम्प्लॉय, तो टाइमिंग आना जाना अपने हिसाब से कुछ भी लिखा कुछ भी चलाया और चले गए। अब तो कार्ड लगता है, कार्ड लगाना है, अब तो बायोमेट्रिक है, वैसे भी कुछ जगह कार्ड लगता है, और जहां कार्ड लगता है वहां भी मुझे किसी ने बताया, कोई फ्रेंड था बोले यार मैं तो कार्ड देके आ जाता हूँ, मेरा दूसरा फ्रेंड है उसका मन नहीं लगता फ्लैट में, वो कंपनी में बैठा रहता है 15-16 घंटे। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको गुड़गांव में। ठीक है, तो भैया आराम से बैठे हो, कंपनी का एसी चल रहा है, कैंटीन में बढ़िया 30 रुपए 20 रुपए में डोसा मिल रहा है, 40 रुपए पिज्जा मिल रहा है, बेहतरीन कैंटीन होता है कंपनी का, वो कहते निकलते दोनों का स्वाइप कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। वही भी ठीक है, बहुत लोग बैठे रहते हैं यार 15-15 घंटे कंपनी में, बता रहा हूं आपको। ठीक है, अभी फैमिली फॉर एग्जांपल होम टाउन में गुड़गांव जॉब करने चले गए, बेंगलोर जॉब करने चले गए, बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट ये बताओ जी, डिपेंड करता है किन चीजों में आपका आपका जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है, ये डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे, ये डिपेंड करता है वर्जन पे, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, क्या टेक्नोलॉजी, क्या वर्जन है, क्या चीजें, क्या इंटरफेस है। अगर पुरानी चीजें हुई आउटडेटेड बैकडेटेड तो सब खराब हो जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई एक टीचर एक पेन ड्राइव क्लास देता है, तो उसमें वो कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है वो मैटर करता है। अगर सस्ता सॉफ्टवेयर है तो उसे क्रैक करना आसान है, लेकिन अगर इंक्रिप्शन अच्छा है और क्लासेस अच्छी इंटरप्रेटेड है तो शायद उसे लीक करना मुश्किल है। तो ये चीजें ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन, बोलो जी, कॉन्फ़िगरेशन, वर्जन, टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अपने अपने दर्द में आप कर रहे हैं बच्चे। अब बात करते हैं एडवांटेज की, जल्दी जल्दी बोलिए तो बोल सकते हो। ये बताओ ऑटोमेटेड कंट्रोल का एडवांटेज क्या है? बच्चे कह रहे हैं कंप्यूटर का एडवांटेज बता दो, फिफ्थ क्लास से पढ़े थे, वही बता दो। बेटर, जल्दी बोलो, बेटर एक्यूरेसी, बेटर एक्यूरेसी, फास्टर फास्टर ऑपरेशंस, इजी एक्सेस, टाइम सेविंग। अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं अगर आप 100 ब्रांचेस 200 ब्रांचेस इंडिया में, तो ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेशन बेहतर रहेगा डिपार्टमेंट में। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, रेलेवेंट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इंटीग्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, फास्टर, एक्यूरेसी, टाइम सेविंग। सही बात, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, रिस्क कम होगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत रिलायबल ज्यादा होगा। क्या बात है, बच्चों ने सारे बता दिए। जैसे इन्होंने क्या कहा मैं आपको दिखाता हूं एक बार, चलो एक बार पढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, बताया। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। टाइम टाइम सेविंग रहेगा, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना ऑटोमेटेड चीजों से, क्या होता है मैं आपको एक बार बताता हूं। आपका दिमाग ना किताबों में, रजिस्टरों में, एंट्रियों में नहीं फंसा रहता, आपके पास समय होता है, तो समय को ना आप इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंगली एडिशनल एनालिसिस के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बुक सेल हुई है, तो पूरा एक हिस्टोग्राम बनता है, कौन सी बुक की परफॉर्मेंस कैसी है किस महीने में, तो उसमें देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, कौन सी बुक कैसी चल रही है, तो उससे क्या पता रहता है कि यार इस बुक की सेल बढ़िया है, चलो हमने एमसी की बूस्टर निकाली, लॉगी बढ़िया है, चलो ऑर्डर की निकाल देते हैं। तो एक आइडिया रहता है कि सेल किस बुक की सेल कैसी जा रही है, प्रॉपर चार्ट है, प्रॉपर हिस्टोग्राम है, वो एक्सेल में अपने आप बन जाते हैं, बस आपको डेटा फिल करना पड़ता है, चार्ट वाले ऑप्शन में आप जाइए वो बन जाएंगे। इससे क्या होता है हमें ना किसी बिजनेस को हेल्प मिलती है, वेरी इजी टू पेन ड्राइव, उसमें भी प्रॉपर सिस्टम से, तो क्या होता है उसमें भी पता होता है कितना डिस्काउंट निकालना है, क्या निकालना है, बुक में तो खुद ही दी हुई पड़े हुए क्या डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ रिस्क, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, एडिशनल एनालिसिस, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइमलीनेस की इंप्रूवमेंट,
लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इज वेरी 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 इजी। भाई आई हैव पास कॉस्टिंग, कॉस्टिंग बोलूंगा और बोलो कोई दिक्कत है क्या? ऑटोमेटेड में ड्यूटी का सेग्रीगेशन बढ़िया से होता है। आई ये कैसे मैं बताता हूं। कभी आपने देखा घर में कोई जॉब कर रहा हो, उसे लैपटॉप मिला हो कंपनी से, उसका एक लॉगिन और पासवर्ड होगा, बड़े भाई बड़ी बहन किसी का भी उसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, भैया का है। इससे क्या होता है यार, ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना आसान है, सिक्योरिटी बेहतर रहेगी। अदरवाइज 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 क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, अब ऑफिस में लोग बैठे हैं, ठीक है, रजिस्टरों में एंट्री कर रहे हो आप, सेल लिख रहा है एक एम्प्लॉई अपनी, वो दूसरी अपनी लिख रहा है, आगे टेक्निक लिख रहा है, वो थोड़ा वॉशरूम के लिए दूसरा किसी उसकी, अरे यार किसी बोल रही है क्या कर रहा है करने में गया, सर आपके एम्प्लॉई ही आपका डेटा गड़बड़ हो जाएगा मामला। लेकिन अगर ऑटोमेटेड है तो भाई ने सिस्टम स्लिप में डाला चला गया, दूसरा आएगा जो प्लीज एंटर पासवर्ड, अब पासवर्ड कहां से आएगा, तो लॉक हो गया, सही बात, तो लॉक हो गया, विंडो एल लॉक 1 2 3 4 वो आपका होगा माउंटेन ड्यू, ये भी ठीक है। तो देयर विल बी इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, समझ लो आप, तब तक वो वॉशरूम से आ गया, बहुत टेंशन बच्चे, ठीक, वो कह रहे हैं कितना भी ट्राई कर ले लेट स्टिल स्लीप हो जाएगा, ठीक ठीक, क्या ऐसी बात कर रहे हैं भाई? बाबा आइकॉनिक एंड डायरेक्ट परचेज की सेलिंग प्राइस सेम आती है आपको, सेलिंग की परचेज ये बताओ, सेलिंग तो सेम ही है। मेरा इनकरेक्ट है पासवर्ड, इसके लिए आपको भारत रत्न मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अरे यार देखो, इनसे 1 मिनट बात करो, इन्हें 5 मिनट की बातें चाहिए, बेचारे अकेले हैं, किससे बात करें, गप्पे बांधने को टीचर ही मिलते हैं इनको। देखो पहला पॉइंट, बेटर एक्टिविटी, सर आजकल बहुत टाइट पढ़ा रहे हो आप, अरे बेटा कंसेप्चुअल है सर, आगे होगी तो आराम आराम से ऐसे ऐसे टाइम लगता है, देख रहे हो ऐसा लगता है अभी शुरू हुआ है और 1 घंटा निकल गया। बेटर एक्यूरेसी, रेलेवेंट फॉर, एक बार मैं फेस टू फेस में नेट कनेक्ट कर रहा था, तो मैं अपना वाईफाई उसमें नीचे लिखा हुआ था क्या करेगा जानकर, बच्चों ने ऑन कर दिया, फिर मेरे साथ कुछ कनेक्ट नहीं, उन्होंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, खुद का लगा ले भाई, ये आए गरीब लोग, इन्हें चाहिए हमारा पासवर्ड, टाइम सेविंग। अच्छा और बताओ जी, रिडक्शन ऑफ रिस्क, जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, बोल नहीं रहे हो बस मस्ती कर रहे हो। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी हाई, faster processing of data, relevant for high volume of transactions. और बताओ बच्चों, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक पॉइंट और था, एडिशनल एनालिसिस, है ना, एग्जांपल दिया था आपको, ऑटोमेटेड में थोड़ा वो बाकी सब लिख दिया, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन सब हो गया, ठीक है जी, बढ़िया एकदम बेहतरीन, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने पॉइंट लिख कर आओ, कह रहे एडिशनल एनालिसिस का एग्जांपल देना है, बताया नहीं था पाई चार्ट और हिस्टोग्राम बने कि कौन सी बुक कितनी जा रही है, किसमें सेल ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है चलिए। अच्छा अब सुनो, अभी सुनो यार, रिस्क की बात करते हैं। सर ऑटोमेटेड कंट्रोल में रिस्क क्या होगा, सुनो तो सही, ऑटोमेटेड, पहले मेरी बात सुन लो, ऑटोमेटेड कंट्रोल में रिस्क क्या होगा, पहले मेरी बात सुनो, अनड्यू रिलायंस ऑन द फॉल्टी सॉफ्टवेयर, फॉल्टी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पुराना है, खराब हो चुका है और जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं उस पर, जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। दूसरा, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मैं आज फोन किया था तो मैंने कहा भाई एक आईटीआर पेंडिंग था और जीएसटी भरना था, तो जीएसटी का एडमिट कर रहे थे बैठ के, आईटीआर में जब उन्होंने आईटीआर कंप्यूट किया, इनकम टैक्स टैक्स देख के मैं ऐसे 2 मिनट के लिए मुझे उठाया उन्होंने, कह रहे सर उठो उठो उठो, मैंने क्या हुआ, कह रहे ये क्या है, मैंने कहा ये क्या है, भाई जो भी एक्स इनकम है जो भी उससे ज्यादा टैक्स लिखा हुआ था, जो भी इनकम उससे ज्यादा टैक्स। मैं कहा क्या कर रहे हो भाई, चाहते क्या हो, बोले सर अच्छा वो आर्टिकल जो होते हैं मुझे, सर इतने बढ़ेगा सर, मैं कहा आओ मुन्ना आओ, बगल में बैठो, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, आओ दोनों भाई साथ में करेंगे कैलकुलेशन। तो एक्सेल में कर रहा था कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगाया हुआ था, मैंने क्लिक किया, फॉर्मूला ही गलत लगा हुआ है, जहां लगाना है 30 वहां लगा रहा है 130। मैंने कहा तुम मुझे बनाओगे इंसॉल्वेंट, जो इंसान अपनी इनकम से ही ज्यादा टैक्स भर दे वो टैक्स के एक्सेसिव के पैसे कहां से लाएगा। बड़े हंसने लगे, कितने आर्टिकल थे, बोले सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, यार भाई जितनी इनकम है कहां से दूंगा, एक बार ज्यादा जीएसटी भरवा दिया, भाई कितना ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको, उसे सेट ऑफ करते रहे आने वाले महीनों में, हर बार कह रहे हैं सर हर बार सेट ऑफ करिए, मैंने कहा देंगे नहीं अगले 2 महीने जीएसटी नहीं देंगे, मैं कहा नहीं यार सरकार बुरा ना मान जाए, तो थोड़ा थोड़ा सेट ऑफ करते रहो, ठीक है, मैंने कहा ये भी ठीक है। तो ये हो जाता है भाई, कभी कभी कुछ हो जाता है और कभी कभी ऐसे ब्लेंडर कर देते समझ नहीं आता, तो कुछ भी कर देते आखिर है क्या, ये आप लोग जो कल को आर्टिकल बनोगे अपने अपनी हरकतें देखो, फिर आप सोचो यही तो होगा आगे भी, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है, कह रहा जीएसटी मुझसे भी हुआ है, अरे भाई
पूछो मत। जैसे हमारे ऑफिस वाले हैं, बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट बुक परचेज कर रहा है, उसको कलर भेज दी। मैं कहता तुम बनाओगे हम इंस्टॉलमेंट। ब्लैक एंड व्हाइट की तो कॉस्ट निकल नहीं रही, कलर दूं मैं इधर सही से कितनी भेजिए सर, ज्यादा तो नहीं होगी ज्यादा मतलब, ठीक है। तो कह रहा है देख लो सर, मतलब क्या बोलूं सर, कवर पे सेम है सर। अच्छा आंसर हर चीज का है सर, कवर पे सेम है सर, कवर पे चेंज है सर, ब्लैक एंड व्हाइट कलर उसका। मैं तो मैं थोड़ी करूंगा, वो बैठे डिजाइन उससे करवाओ कलर अलग। अच्छा बात करवानी होगी, एक काम करवाना एक दूसरे से और बताएंगे मुझे कि सर ये ऐसा होना चाहिए ना सर। मैं कहा भैया तो क्या माथा फोड़ते रहते हो टेबल में बैठ के, आप खाली करते क्यों मेरे बिना, ठीक है। तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जो भाई साहब बात कर रहे थे 130% टैक्स देकर, अनड्यू रिलायंस ऑन द फॉल्टी सॉफ्टवेयर, अनड्यू रिलायंस ऑन द फॉल्टी सॉफ्टवेयर, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, सुनो सही, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तीसरा, थर्ड, मिसयूज ऑफ पार्ट्स बाय द आईटी पर्सोनल। आईटी का बंदा अपनी पार्ट्स का मिसयूज कब कर दिया कुछ पता नहीं है, यू नेवर नो। ये आप ये इसके अंदर ही पढ़ेंगे, अलग अलग ट्रोजन हॉर्स, सलामी टेक्निक, बहुत सारी चीजें आती है। जैसे बैंक में होता है कि कोई एम्प्लॉय आपका बैलेंस है 0.79, फॉर एग्जांपल मेरा 353 रुपए 0.79, तो कब 2 3 कर देगा 7 को पता नहीं चलेगा, तो 50-60 पैसे कहां से चले गए पता नहीं चला। तो ये सब होता है। एक बार सिटी बैंक में क्या हुआ, सिटी बैंक के एक एम्प्लॉय ने 400 करोड़ की हेराफेरी कर दी गुड़गांव ब्रांच में, अकाउंट होल्डर के पैसे निकाल लिए 400 करोड़, 400 करोड़ रुपए। क्योंकि एक बात समझना, जिसका बैलेंस करोड़ में है ना, मैं आपको बताऊं, उसको उसको आखिरी चार्ज याद नहीं है अपने बैलेंस की। जिसका 10 लाख में है, 20 लाख 30 लाख, उसे भी आखिरी 3 4 याद नहीं है, उसे याद होगा 22 लाख 13,000 था। 13 बड़ी बात है, सही बता रहा हूं। जिसका लाख रुपए में उसे आखिरी 2 याद नहीं होगी, यार कुछ तो था यार, 1,05,000 पता नहीं क्या था, 1,05,000 क्या था, कुछ तो था। तो मतलब ऐसा होता है मिसयूज ऑफ पावर बाय आईटी पर्सोनल। मेरे तो डिजिट 3 है ना, 353, मेरे डिजिट 3 है 353। हम बाहर पढ़ते थे, बाहर ही पढ़े, घर से कभी बाहर रहे, तब तक पैसे निकालते थे जब तक बैलेंस डबल डिजिट पे ना आ जाए। एक दिन डैडी ने बोला कुछ तो शर्म कर ले, मेरे को एक बार पासबुक निकलवानी थी एड्रेस प्रूफ के लिए, तो मैंने डैडी से बोला, कह रहे मैनेजर मेरी शक्ल देख रहा था, बैलेंस था 24 रुपए। तो एक बार मैं एटीएम में खड़ा हूं, एक भाई बड़ी देर से पैसा निकाल रहा है, हॉस्टल के नीचे था, पैसा निकले नहीं। मैं कहा भाई क्या हो गया, कह रहा यार नोट नहीं है, खत्म है नोट इनके पास में, कितना निकालो, कह रहा 50 रुपए। मैं कहा भैया मिनिमम 100 निकलते हैं एटीएम से। मैंने कहा अब क्या चाहिए तुम्हें, कह रहा भाई पैसे नहीं है यार, कितने पैसे, कह रहा 74 रुपए। मैंने कहा मेरे पास है 59 रुपए, आओ दोनों भाई रिलायंस चलेंगे, वहां पाइप स्वाइप करेंगे, 50 रुपए की शॉपिंग मैं करूंगा, 70 की तुम करना। अब लेके आएंगे ब्रश और टूथपेस्ट, वो भी किया मैंने जीवन में, सही बता रहा हूँ। 74 और 59 रुपए कैसे यूटिलाइज करने वो भी किया, तब वो तो चलता नहीं था अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ठीक है। चलिए, तो पहली बात, फर्स्ट, सबसे पहला फर्स्ट, अनड्यू रिलायंस ऑन द फॉल्टी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है, कमेंट मत करो, सवाल का कमेंट पढ़ लो। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मिसयूज ऑफ पार्ट बाय द आईटी पर्सनल। अब ओके क्या कर दिया, लगा ऊपर, अनड्यू रिलायंस ऑन द फॉल्टी सॉफ्टवेयर, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मिसयूज ऑफ पार्ट बाय द आईटी पर्सनल। और बताओ सर, और बताओ, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, एक दिन पता चला डेटा हो गया पूरा, और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, हैकिंग, हैकिंग शब्दों का प्रयोग ना करें, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, छठवां पॉइंट सुनना, मैं लिखूंगा सारे पॉइंट, 5 पॉइंट हो चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। अनड्यू रिलायंस ऑन द फॉल्टी सॉफ्टवेयर, unauthorized processing of data, unauthorized access to data, potential loss of data, misuse of power by IT personnel। ये 5 पॉइंट हो गए। छठवां पॉइंट सुनो। कई बार क्या होता है बच्चे कि आईटी का वो कंसर्न पर्सन ना होना, आपका काम बैठ जाता है सर, सही बता रहा हूं, आप कुछ कर ही नहीं पाते। अब सोचो अनअकैडमी का टेक्निकल स्टाफ, एक दिन सारा सबने बोला कि टेक्निकल स्टाफ मेरी शादी, सब चला गया उसकी शादी में, तो भाई यहां दिक्कत आ गई, तब तो गड़बड़ जाएगा सर। ऐसे कई बार होता है, खासकर जो अनअकैडमी तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। अब हमारे टेक्निकल के 1 2 लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, अगर सर वो नहीं है तो लिटरली बता रहा हूं टेक्निकल काम रुक जाता है, रुक जाना टेक्निकल काम। और टेक्निकल काम रुक गया तो बैठे उसके वापस आने का, इसे बोलते हैं फेलियर टू मेक चेंजेस इन द मास्टर फाइल्स। फेलियर टू मेक चेंजेस इन द मास्टर फाइल्स, जो मेन फाइल्स उसमें आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना यार, कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यू कैन से, कुल मिला के 6 है। 6 कौन कौन से बताइए, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बोलो सारे बच्चों। अनड्यू रिलायंस ऑन द, बहुत बढ़िया, फॉल्टी सॉफ्टवेयर। दूसरा, inaccurate processing of data, inaccurate processing of data, misuse of powers by the IT personnel, misuse of powers by the IT personnel। और बताओ जी, और कोई पॉइंट है बच्चों, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, ठीक है जी, और बताइए जी, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, और लास्ट पॉइंट कौन सा हो गया जी, लास्ट पॉइंट हो गया जी, फेलियर टू मेक द चेंजेस इन द मास्टर फाइल्स, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट तो पूरा समझाया था आशीष, जिसमें इनकम टैक्स 130% कंप्यूट कर दिया था, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा।
ये गलती मतलब एक्सेल में होगी, मतलब वैसे मैनुअली करते तो शायद ही होती, तो एक लिमिटेशन तो है। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं है पताशा, लेकिन यहाँ भी तो रिस्क है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का फिफ्थ पॉइंट रीड करना, एडवर्टीजमेंट का अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी हाई, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी हाई। अच्छा, एडवांटेज कह रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अच्छा हुआ जो मुंह कम छोटे बन के आते हैं, टेंशन ही नहीं जीवन में। सर मैंने एक क्लाइंट का दिल्ली का जीएसटी रिटर्न केरला वाले लॉगिन में फाइल कर दिया था। अरे ऐसे ऐसे ब्लेंडर होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब लिटरली अब ये ब्लेंडर, अरे यार नॉर्मल ये हो जाता है भाई, बहुत ब्लेंडर होते हैं यार। पता नहीं क्या हुआ, पिछले साल की बात है, एनुअल रिटर्न फाइल करना था, पता नहीं क्या किया, किसका सेंड डाल, किसका रिटर्न, कुछ तो गड़बड़ हुआ, रिटर्न ही फाइल कर दिया, रिटर्न एनजीटी 7 और 7 में OC4। बहुत से सुनना पड़ता है बाद में, क्वेश्चन मार्क, आरती उतारेगा आपकी बैठा कर, आओ आपकी आरती उतारू, ओरे मोरे लल्ला, तू ना हो तो कहां जाता मैं, हाँ भाई मोड़ा मोड़ी, चलिए बहुत बढ़िया। चलो जी, आज आपको दो चीजें पढ़ाई है। अरे भाई समय इतनी तेजी से भाग रहा है जिसका तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कंट्रोल, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, ठीक है, मैनुअल और ऑटोमेटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो एक दो बातें और बताता हूँ बेसिक, कभी बेसिक पढ़ रहे हो, कल रेस्ट पढ़ा था आपने, अभी तो स्टोरी करेंगे एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल को। ठीक है, अरे यार अब बिल्कुल चुप हो जाना, बहुत मस्ती कर रहे हो। अच्छा, आपको एक चीज पढ़ानी थी, लेकिन जो समय देख के बता देता हूँ, कोई बात नहीं, जितना भी हो सकता है उतना बता देता हूँ, अच्छी बात। अब देखो अच्छे ध्यान से, एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये एक आप कह सकते हैं बड़ा जबरदस्त वास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने सिर्फ एक बात डिस्कस की है, सिर्फ एक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अभी तक सिर्फ ये डिस्कस किया है, यही सब, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथराइज्ड, ठीक है, हाँ मॉनिटरिंग होगी, फ्रॉड को रोकेंगे, इंटरनल ऑडिटर सिस्टम डिपार्टमेंट होगा, सुटेबल एम्प्लॉइज को रखोगे, क्रॉस चेक, इंटरनल चेक होगा, ये सभी हमने पढ़ लिया स्टार्टिंग में, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, ठीक है, इस पर कोई फाइट नहीं है। अब मुझे आपको दो चीजें बतानी है। सबसे पहली बात, अरे अभी आराम से पढ़ो भाई, मेरे नाम से प्लीज, अब मैं बोल रहा हूं मस्ती मत करो। कंट्रोल रेलेवेंट इन ऑडिट, ठीक है, कंट्रोल रेलेवेंट इन ऑडिट, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो यार, मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ, ठीक है, पूरा डिस्कशन करते हैं। हर कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है, तरह तरह के कंट्रोल होते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑडिट, मतलब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब एजुकेटर ने टी शर्ट पहनी है नहीं पहनी, उसको फाइनेंशियल ऑडिटर से उससे क्या मतलब, जो फाइनेंशियल ऑडिटर आएगा अन अकेडमी का, उसे इस कंट्रोल से क्या मतलब, उसे इस कंट्रोल से क्या मतलब। सर आपको ना हर कंट्रोल से मतलब नहीं होता, मैं आपको एक बार बता देता हूं। कंट्रोल ऑपरेटिंग भी होते हैं और फाइनेंशियल भी होते हैं, समझ आ रही, बीच में मत बोलना, पूरी बात समझना, लंबी कहानी। कंट्रोल फाइनेंशियल भी होते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी। हमारे लिए वही कंट्रोल रेलेवेंट है, हमारे लिए वही कंट्रोल रेलेवेंट है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। नॉन फाइनेंशियल से हमें मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक बात बताइए, आप इंडिगो एयरलाइंस की ऑडिट कर रहे हैं, वो फ्लाइट को आने और जाने का टाइम प्रॉपर नोट कर रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम में अपडेट कर रहे हैं, ताकि हम मिनिमम डिले इंश्योर कर सके। वो अपने स्मूथ फंक्शनिंग को लेकर, वो एक बेटर एक्यूरेसी को लेकर टाइम के, फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ का टाइम नोट कर रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम में अपडेट हो रहा है। आप बताइए क्या फाइनेंशियल ऑडिटर को इंटरनल को मतलब होगा साहब, इंटरनल ऑडिटर का मतलब होगा, क्योंकि इंटरनल ना फाइनेंशियल कंट्रोल भी देखता है, नॉन फाइनेंशियल भी, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, फाइनेंशियल ऑडिटर को उससे कोई मतलब नहीं, फाइनेंशियल ऑडिटर को उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है सर, फाइनेंशियल ऑडिटर को उससे कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो कंसर्न। यार आप फ्लाइट का स्केड्यूल बनाओ या मत बनाओ, हमारे फाइनेंशियल से कोई मतलब थोड़ी है सर, हमें क्या आपने एएस नहीं माना क्या स्केड्यूल नहीं माना क्या, उससे क्या मतलब है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरा, सर आप ना जिस कंपनी की ऑडिट करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं मिल्टन की ऑडिट करने के लिए, ठीक है। मिल्टन वाले क्या करते हैं, वो हर वीक की सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं, सिस्टम है उनके यहाँ, कौन सी बॉटल किस प्लेटफॉर्म में कितनी बिकी और कितने की बिकी, एक तो क्वांटिटी लिखते हैं और दूसरा प्राइस लिखते हैं, और सेल्स रिपोर्ट बन जाती है। ये उनका कंट्रोल है। जरूरी नहीं हर एंटिटी में कंट्रोल हो, हर एंटिटी अपना सेल्स रिपोर्ट वीकली बनाए, जरूरी नहीं ना सर। अब मुझे बताइए, ये कंट्रोल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है इररेलेवेंट, मैं आपसे पूछता हूँ। सेल्स रिपोर्ट हर वीक बनती है, रेलेवेंट है इररेलेवेंट, बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि सेल्स तो फाइनेंशियल में जाएगी ना, फ्लाइट के आने और जाने का टाइम तो फाइनेंशियल में ही जाएगा, लेकिन सेल्स तो फाइनेंशियल में जाएगी। जब कंट्रोल, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब कंट्रोल किसी इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब अगर आपने बोला 500 क्वांटिटी बिकी तो सही में बिकी, ये बात चेक भी करेगा ना सेल्स रिपोर्ट के थ्रू, तो सर वो इंफॉर्मेशन जो बात करेंगे वहां एक्यूरेसी की, वो सेल्स रिपोर्ट जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी है, फाइनेंशियल, और जो एक्यूरेसी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या फ्लाइट की लैंडिंग का टाइम और टेक ऑफ का टाइम, क्या इज दिस अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सर दिस इज अ ऑपरेटिंग एस्पेक्ट, आई एम टेलिंग यू, ये इंटरनल ऑडिटर को कंसीडर कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो दो बातें समझ में आती है, पिछले 5 मिनट की चर्चा में दो बातें समझ में आती है, जो फाइनेंशियल से रिलेवेंट है वो कंट्रोल हमारे लिए रिलेवेंट है, बीइंग ऑडिटर, और जिनका फाइनेंशियल से नाता नहीं वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं, वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, मस्त पॉइंट एकदम सुनना, एकदम मस्त पॉइंट है। कुछ कंट्रोल नॉन फाइनेंशियल होते हैं, सुन लो, कुछ कंट्रोल नॉन फाइनेंशियल होते हैं, कैसे नॉन फाइनेंशियल, लेकिन लॉ आपसे कहता है कि आप उसे कंसीडर करिए, बीइंग द फाइनेंशियल और द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल है, लेकिन लॉ आपसे कहता है आप उसे कंसीडर करिए, तो आप उसे कंसीडर करेंगे।
सर एग्जाम्पल मैं आपसे पहले पूछता हूँ, मेरे पास तो है, मैं आपसे पहले पूछता हूँ कि अभी आपने लॉ पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ, आप या तो लॉ पढ़ते हैं स्टैंडर्ड में या कारों में या कंपनी ऑडिट में, और आप लॉ कहीं नहीं पढ़ते पूरे ऑडिट सब्जेक्ट में, आप जितने भी चैप्टर पढ़ के आए लॉ आपको कहीं और सच कहीं कोई लॉ मिला नहीं। मैं आपसे कहता हूँ जी, आपने कंपनी ऑडिट पढ़ा, सुन तो लो, कंपनी ऑडिट पढ़ा, वहां कोई ऐसा नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल दिखा क्या जो ऑडिटर से बोल रहा हूँ कि भाई इसको देखो? सर एक पॉइंट था, क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है क्या? अगर है तो आप बताइए 164 सबसेक्शन 2 के अंदर। आप मुझे बताइए ये फाइनेंशियल कंट्रोल है नॉन फाइनेंशियल? जब आपके यहाँ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर बैठे कंपनी में, आपके आपके क्लाइंट में, तो सर डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर बैठे तो मतलब नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल बेकार है, फाइनेंशियल से मतलब थोड़ी, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल बेकार है। यथार्थ भाई ये बताओ, आपने ये कहां सुना पहले, ये आपने खुद से बताया? तुक्का मारा है? मानना पड़ेगा भाई साहब, गजब। नहीं मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, आज तक पहली बार किसी ने मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, मैं पूछता जरूर ये वाली बात, कंपनी और की पुरानी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुछ नहीं, ठीक है, तो वो बढ़िया बात, क्योंकि दूर निकल गई ना चीजें, चीजें काफी हम दूर आ चुके हैं। ऐसा नहीं हमने पढ़ा नहीं, आप रिवाइज करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, मैं ये मानता हूं। और हमेशा कहता हूं एक बार आपको कि चलो ठीक है, यहां तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, डॉट्स कनेक्ट कर पाओ 3 घंटों में, तो 3 घंटे की आप ही जीतोगे, बात ध्यान रखना। तो 3 घंटों में अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड मेंटेन कर पाए तो आपसे तो कोई आपके मतलब 70 80 नंबर तो कोई छीन नहीं सकता सर। चलिए अच्छी बात है, सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, एनीवन, तो बस थोड़ा क्या प्रैक्टिस कर लिया बंदे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं वो 3 घंटे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार कुछ क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं जाते, लेकिन वहां पता नहीं माइंड क्लिक करते हैं, मेरे साथ हुआ है पर्सनली, मैं कह रहा हूं आप करने लगते हो बन जाते हैं, और कई बार पढ़ के जाते हैं क्वेश्चन तो भी नहीं बनता। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। तो आराम से एकदम चिल्ड आउट हो जाना चाहिए एग्जाम देने, सबको कह रहा हूं एकदम चिल्ड आउट, एकदम चिल्ड आउट हो गए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए कभी भी। सेकंड वाला ज्यादा होता है यार, जब कंसेप्ट नहीं आता तब होता है। फाइनल में एसएफए में मुझसे फॉरेक्स नहीं आता था, आता ही नहीं फॉरेक्स मुझसे, मैं 100 क्वेश्चन लगा दिया फॉरेक्स के, जिस दिन एग्जाम था उस दिन, मुझे आज भी याद है। और क्वेश्चन आया एसएफए में, कोई और क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन बना ही नहीं, कंसेप्ट नहीं था सर, कंसेप्ट नहीं कैसे होगा। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बनाने जाते हो बन जाता है। अकाउंट में इंटरमीडिएट 2 क्वेश्चन है एएस के, तो कभी मतलब बन ही सकते हैं, मुझसे मुझे ऐसा लगा, बनाना शुरू किया और बन गए। घर आके देखा तो पिछली बार क्वेश्चन आया नवंबर 86 में, 86 मुझे आया 2010 में, तो बन गया, तो बनने वाली बात है। लेकिन मैं कहता हूं जूझना पड़ता है 3 घंटों में, 3 घंटों में कभी भी हार मत मानना। अगर जूझते रहोगे आप ना बनने वाले क्वेश्चन भी बना जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं, जिसमें आप 2 लाइन लिख सकते हो सकता है ऑडिट में हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा यार कि ऐसा क्वेश्चन शायद ही बने जहां कुछ ना लिख पाए। तो अगर भूल भी गए तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे, लिखना शुरू करो, एग्जाम में लिखना शुरू करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 बातें बता चुका हूं, तीसरी बात बताई है कि नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेवेंट हो सकता है जब वो लॉ के अंदर मैंडेटरी होगा। ठीक है जी, चलो खत्म हो गया टॉपिक ये वाला। अब देखो जरा कैसे खिचड़ी पकाते हैं, आलू पड़ेगी एक बार, कैसे खिचड़ी पकाते हैं, देखो एकदम इधर आ जाओ, चर्चा करते हैं दूसरी कोई, आ जाओ। कंट्रोल अगर कंप्लीटनेस एक्यूरेसी को लेकर है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, प्राइस एट व्हिच द गुड्स आर सोल्ड, अगर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर है, सुनना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर है तो सर ये कंट्रोल रेलेवेंट होगा, ये कंट्रोल रेलेवेंट होगा। मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये सब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉपर सिस्टमैटिक आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है, हो सकता है वो आपके ऑपरेशन में आपकी मदद करें, वो आपके ऑपरेशंस में आपकी मदद करें, लेकिन वो ऑडिट में आपके रिलेवेंट नहीं होंगे, वो ऑडिट में आपके रिलेवेंट नहीं होंगे। ठीक है ना, तो सर ऑपरेटिंग कंट्रोल तरह तरह के होते हैं, आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए हर कंट्रोल रिलेवेंट नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जब आपसे स्टैट्यूट बोलेगा, स्टैट्यूट मतलब लॉ, कुछ केसेस में लॉ आपसे कह सकता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा, ध्यान रखना कुछ ऐसे कंट्रोल्स में जो फाइनेंशियल नहीं भी है, तब भी आपको वहां पे उस केस में स्टैट्यूट की बात माननी पड़ेगी, और सिर्फ फाइनेंशियल तक दायरा सीमित नहीं रखोगे, आपका रिव्यू विल बी मोर ब्रॉडर एंड इट विल बी मोर डिटेल्ड, it will not be limited only to financial aspects if the statute requires so institute can ask a correct or incorrect, the auditor shall not review the financial control, the non financial control even if the statute requires so, अगर statute बोलेगा तब भी उसे non financial control देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है इनकरेक्ट है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है सर, जब लॉ आपसे बोलेगा तो नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल तो आपको देखने पड़ेंगे, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल तो आपको देखने पड़ेंगे मालिक। ठीक है, अच्छा एक कंट्रोल तो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं, वो कंट्रोल रिलेवेंट होगा, किसको लेकर होगा बच्चे, किसको लेकर होगा, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, जैसे कि भाई कोई भी इन्वेंट्री लेकर जा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, रख रहा है, ठीक है ना, हाँ कैश किसी के भी हाथ में आ रहा है, सर वो कंट्रोल जो एसेट की सेफ गार्डिंग को लेकर है। तो वहां पे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे होटल की बात करिए, होटल में जहां लिखकर रखी हुई है, तो कोई भी एम्प्लॉय अपने साथ लेकर जा रहा है तो पासवर्ड लगा दो, ठीक है, सिस्टम लगा दो, लॉक रखो, एक्सेस सबको मत दो, ये सब पढ़ा हमने। ठीक है, तो ठीक है, इसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में से पिलो अब मिलने बंद हो गए भैया, सब मिलना बंद हो गया, अब तो अपनी बैटिंग खुद ही लेकर जाओ, सब बंद, बढ़िया, सर को सब मालूम है। अरे आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं मतलब पिछले 2 बार से ट्रेन में आ रहा हूँ, होम टाउन से, सामान बहुत ज्यादा होता है कि मैं बाय व्हीकल कम जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो पेरेंट्स के साथ चला गया तो बाय व्हीकल थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं हम लोग, तो चले जाते हैं, इतना सामान होता है, सीपीयू कंप्यूटर, इस बार वो छोटी जगह है तो पुलिस भैया भी जाते हैं, वो ऐसे देख रहे हैं। मैंने कहा भैया घर छोड़ के नहीं भाग रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, 2 बड़े अटैचे सीपीयू सिस्टम, और जहां भी जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ भैया इसको, इसमें मेरी जान बचती है, जहां सीपीयू था भैया इसको आराम से पकड़ो। फिर दिल्ली आया तो ऐसे उठाने का, भैया एक आदमी से सीपीयू उठाएगा और मॉनिटर, कह रहे इतना हल्का, मैं कहा मुझे दे दो, अटैची को पटरी में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे चाहिए किसी भी हालत में।
2 लैपटॉप यहाँ लगा के एक यहाँ पे, बहुत सामान रहता है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 चीजें हैं, ठीक है। इतना टेंशन कैसे लेते? अरे भैया ठीक है चलो, अरे यार हो जाता है इतना सामान, जब थोड़ा लंबे टाइम के लिए जाता हूँ तो लेकर जाता हूँ। सिस्टम में यूट्यूब क्लास तो सिस्टम से लेता हूँ ना। क्या होता है कि स्क्रीन की शेयरिंग सिस्टम में जाती है और सिस्टम से क्लास चलती है, लैपटॉप से क्लास नहीं चलाता मैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर अलग है, वीमिक्स है, मैं ओबीएस में नहीं पढ़ाता, तो वीमिक्स में सिस्टम रखते हैं स्टार्टिंग से ही, तो उसमें बड़ा ईज ऑफ एक्सेस रहता है। फिर लैपटॉप से लिखने का काम आता है यूट्यूब वगैरह में, सिस्टम से पूरी क्लास चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा ना अलग अलग वो हाइलाइटर और ये सब इस्तेमाल करते रहते हैं। वीमिक्स सही रहता है यार, थोड़ा प्रोफेशनल है वीमिक्स। कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट, 3-4 बातें भाई। मेरा सामान ये रहता है, उनका सामान अलग ही रहता है, जूते चप्पल। चलो अब सुनो, कंट्रोल रेलेवेंट, अरे कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट, जल्दी जल्दी बोलो। क्या अगर कोई कंट्रोल बनाया गया है कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या वो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होगा? क्या फॉर एग्जांपल सेल्स रिपोर्ट में सेल्स का वॉल्यूम भी लिखा गया है, सेल्स के प्राइस भी लिखा गया है, इट विल बी रेलेवेंट और नॉट? कंट्रोल ओवर, थोड़ा कंसाइज लिखना पड़ेगा इसको, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। सम कंट्रोल्स which are relevant to the completeness and accuracy of information will be relevant to the financial auditor। हमने कौन सा एग्जांपल दिया था बच्चों? इसमें एक एग्जांपल दिया था ना सेल्स रिपोर्ट का। if the entity is preparing sales report regularly, if the entity is preparing sales report, तो भाई सेल्स रिपोर्ट आप बना रहे हो which contains the and quantity price and quantity of the goods sold। तो कहीं ना कहीं प्राइस की जो बात होगी ना बच्चे, तो प्राइस कनेक्ट करेगा पता है किसके साथ? प्राइस कनेक्ट करेगा एक्यूरेसी के साथ, जो प्राइस डाली गई वो सही है नहीं, और क्वांटिटी रिलेट करेगा कंप्लीटनेस के साथ। हेडिंग पढ़ोगे क्या लिखिए? कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो प्राइस विल बी कनेक्टेड टू एक्यूरेसी। मतलब एक बात बताओ, प्राइस अगर 70 रुपए होगी, 72 रुपए होगी, तो कहीं ना कहीं सेल्स रिपोर्ट से आप टैली कर सकते हैं ना, P&L सेल्स लेजर। ठीक वैसे ही क्वांटिटी भी टैली कर सकते हैं, क्वांटिटी भी टैली कर सकते हैं। तो दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग द लाइक एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक भरोसा बिल्डअप होगा ऑडिटर का। तो दिस कंट्रोल इज रेलेवेंट। अच्छा और बताओ, कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। यहां पे क्या है जी? बताओ अगर कोई कंट्रोल बनाया गया है, कोई पासवर्ड सिस्टम रखा गया है, कैश के डिसबर्समेंट को लेकर रखा गया है कि अनऑथराइज्ड एक्विजिशन ना हो, डिस्पोज ऑफ ना हो, यूज ना हो इन्वेंटरी का, चाहे वो एसेट्स हो कोई एंटिटी की, तो ये कंट्रोल भी रेलेवेंट होगा ऑडिटर के लिए, क्योंकि एसेट्स अल्टीमेटली फाइनेंशियल का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें 2-3 बातें लिखता हूं, ठीक है। कंट्रोल्स लाइक टू स्टॉप अनऑथराइज्ड, सिस्टमैटिक लिखता हूं मैं इसमें, अनऑथराइज्ड एक्विजिशन लेना, अनऑथराइज्ड यूज, अनऑथराइज्ड डिस्पोजिशन, डिस्पोज ऑफ करना ऑफ द एसेट। फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल होता है इन्वेंटरी का, ठीक है। और बताओ इसमें दूसरा आ सकता है कंट्रोल्स फॉर प्रॉपर कैश डिस्बर्समेंट, फॉर प्रॉपर कैश डिस्बर्समेंट। और तीसरा थर्ड आएगा जी कंट्रोल्स लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन, गुड इवनिंग, कंट्रोल लाइक एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस टू इन्वेंटरी और एसेट, टू लिमिटेड एक्सेस कह सकते हैं। तो ये आप लिख दो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो DIS है भाई, वैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए कंट्रोल्स एंड दीज कंट्रोल्स विल बी रेलेवेंट टू ऑडिट, ठीक है बच्चों। लाइक एक्सेस टू इन्वेंटरी और एसेट्स टू लिमिटेड पर्संस विल बी रेलेवेंट टू ऑडिट। अच्छा एक बात बताओ, जल्दी बताओ बच्चा, कि अगर आपकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बिजनेस के बेटर एफिशिएंसी के कंट्रोल आपने बनाया है, क्या वो जरूरी कि रेलेवेंट होगा? इज इट नेसेसरी कि वो रेलेवेंट होगा? नहीं। एग्जांपल कौन सा दिया? फ्लाइट वाला, ठीक है। मैं हेडिंग देख रहा था, कंट्रोल्स टू द ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं जरा बताओ? अरे वो जो रखी थी वो इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं जरा बताओ? इसमें लिख सकते हैं जी, सम कंट्रोल्स आर used by the entity for better efficiency and effectiveness of the operations। लेकिन क्या जरूरी है बच्चे कि वो कंट्रोल रेलेवेंट हो ऑडिटर के लिए भी? बट मे स्टिल बी नॉट रेलेवेंट, बट विल नॉट बी स्टिल रेलेवेंट फॉर द ऑडिटर। एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे,
फ्लाइट स्केड्यूल बोला, एंटिटी इज प्रिपेयरिंग schedule for its flight, arrival and departure, arrival and departure, डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर लॉ आपसे कहता है कि नहीं भाई आप और भी चीजें कंसीडर करो, और भी चीजें कंसीडर करो, तो फिर आपका जो रिव्यू होगा ऑडिटर का वो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के फाइनेंशियल पार्ट का रिलेवेंट होगा, या वो मतलब नॉन फाइनेंशियल चीजें भी कंसीडर करेगा, मतलब उसका रिव्यू ब्रॉडर होगा या सिर्फ लिमिटेड होगा फाइनेंशियल तक ही? सो हां, कौन सा एग्जांपल अच्छे से बताओ जरा, व्हाट विल बी द एग्जांपल इन दिस केस? डायरेक्टर वाला, ठीक है, एग्जांपल में लिख देंगे व्हेन द स्टैट्यूट रिक्वायर्स, ठीक है, व्हेन द स्टैट्यूट or regulation requires, when the statute or regulation requires the auditor to report after review of the financial, after review of the controls या after review of the non financial controls, उस केस में ऑडिटर का रिव्यू विल बी मच ब्रॉडर, ऑडिटर्स रिव्यू विल बी ब्रॉडर एंड नॉट लिमिटेड, कहां तक लिमिटेड नहीं बच्चे, टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, टू द फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है जी। एग्जांपल क्या दिया ये, 143 सबसेक्शन 3 कहता है कंपनी एक्ट 13 का, दैट ऑडिटर शेल मेंशन इन द रिपोर्ट, जब आप लिखना वेदर डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट, ये होमवर्क दे दिया आप, मेंशन इन द रिपोर्ट लिख देता, दैट वेदर डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 सबसेक्शन 2। लो जी, हाँ हाँ सही बात, अब मंगलवार पे होगी मुलाकात, अब 2 दिन मजे करो, जीवन में रखा क्या, लड्डू पेड़े खाओ, लड्डू पेड़े चैप्टर में आज नहीं मिलेंगे, आज तो खैर क्या है अगली, ठीक, हम 3 लोग लाइब्रेरी में एक साथ आपकी क्लास देख रहे हैं, तीनों जीते रहो, आशीर्वाद बच्चों मारो, जीते रहो, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो जीवन में, ठीक है, सबको आशीर्वाद भाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है छी छी छी, इसको इतना शरीफ बच्चा समझता था। डी पॉइंट का तो क्या लिखा है, डी पॉइंट का है लाइक एक्सेस टू इन्वेंटरी और एसेट्स टू लिमिटेड पर्सन, ठीक कर दिया ना भाई, क्यों टेंशन लेते हो, कल टेस्ट कर देते हैं, इसका टेस्ट रखे कल, क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा, सोमवार भी रख सकते हैं, सोमवार तो नहीं हो पाएगा, अच्छा मंडे को ना कोई सेशन रख लेंगे स्पेशल का, क्वेश्चन आंसर का स्केड्यूल ही नहीं कराया मैंने, चलो देखता हूँ, फिर पूछता हूँ, यूट्यूब लेक्चर का स्केड्यूल बनाना पड़ता है, टेस्ट कारो का रख लेते हैं, हाँ कारो का बाकी है, कारो रख लेते हैं टेस्ट, कारो रिवाइज कर लो, 12-1 बजे ऐसे कभी रखेंगे, ठीक है, या सुबह हाँ 12 बजे के आसपास रख लेते हैं, नहीं नहीं, और मंडे शाम में कुछ ना कुछ देखते रख लेंगे, हाँ कल होगा, सर मैं थोड़ा देखना शुरू कर दूं क्या, ऑडिट अच्छा लगता है, ऑडिट पढ़ना, अरे बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मजेदार, क्यों बच्चों कैसा सब्जेक्ट है ये, मजेदार सब्जेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजे आ रही है जीवन के, 12 बजे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, आपकी इच्छा है सुशांत भाई, खाली हो तो पढ़ सकते हो, वीकेंड में पढ़ सकते हो, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना, ये बोलूंगा, जो भी पढ़ रहा है, जो भी रिकॉर्डेड देख रहा है, सीक्वेंस के साथ पढ़िए, अलग अलग है, हाँ सुबह टेंशन लो, अच्छा ये बताओ सुबह सुबह 9-10 बजे खाली हो, 9-10 बजे टेस्ट, बुखार चढ़ेगा 9 बजे नाम से, चलो फिर 12 बजे, 11-12 बजे रखेंगे, 11-12 बजे ठीक है, 12 बजे तक ठीक है, ये है पहली, अरे ये है पहली स्लाइड, इसके ब्रैकेट में लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है दूसरी स्लाइड, रुको भाई केक करके मन हो गया भाई, ये है पहली स्लाइड, अरे मैनुअल में कुछ पढ़ने ही नहीं था, सॉरी चला, डोनट बॉक्स भी लास्ट में, डोनट चाहिए आपको, इतना ही पढ़ा है आज, हाँ टाइम निकल गया भाई, लेकिन आज टाइम का पता नहीं चला, सही डेप्थ होती है चीजों में ना, फिर थोड़ा बहुत 5-7 मिनट लिखने में लग जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो तो मैं कंट्रोल करके चलता हूँ, आपका बात चले जो किताब कितना कॉपी क्या, और सुनाओ क्या हाल है, अभी कॉपी भी बंद हो गई, और बताओ पंचायत कूटेंगे बैठ के, सत्संग, कलम को हिंदी में बोलते हैं पेन, बाबा हमारे 10 on 10, लो भैया, क्या क्या बोल रहे हो यार, आप बिलीव नहीं करोगे, क्या बोल रहे हो, ऑडिटर विदाउट स्केप्टिज्म इज जस्ट लाइक अ स्नेक विदाउट पॉइजन, भैया क्या बोल रहे हो, ना ना, फाउंडेशन पास वालों के लिए 23 तारीख से 3 बजे, 24 तारीख से 11:30 बजे नया बैच लो, ऑडिट का भी तो कोई बैच नहीं है, आराम से इत्मीनान से पढ़ाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है बच्चों, मजे लो जीवन के, बाय बाय।
टेक केयर, गुड नाइट।